मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी लोगों को आपके अपने सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस पर वेलकम है। और देखिए, आज के क्लास में आप लोगों को हम डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस और पैटर्न, कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2027 लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड जो चेंजिंग कर रहा है या क्या माने कि सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है आज के हम एक वीडियो में देने वाले हैं इंग्लिश क्लास को लेकर के, जो आपको 11th और 12th दोनों के लिए रहेगा। 11th क्लास, ठीक है, 11th एंड 12th, ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी साइंस हैं, आईएससी, आईए एंड आईकॉम। ठीक है, ये जो आपका रहेगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखना है कि किस प्रकार से आपको 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करिएगा, क्या चैप्टर पढ़िएगा, क्या टॉपिक पढ़िएगा, किस तरीके से आप तैयारी करिएगा ताकि आपका नंबर जो है बेहतर से बेहतरीन आ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस और पैटर्न जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर सिलेबस और पैटर्न कहते किसको हैं, क्या होता है सिलेबस और क्या होता है पैटर्न। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे सिलेबस और पैटर्न के बारे में। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग को जानना है सिलेबस एंड पैटर्न। क्या जानना है? सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। और पैटर्न को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तरीका कहते हैं। सिलेबस कहते किसको है? क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेबस। ठीक है, व्हाट इज सिलेबस, तो हम लोग कहेंगे ए यूनिट ऑफ अ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। ए यूनिट ऑफ अ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। अध्ययन के इकाई को सिलेबस कहते हैं। सिलेबस किसे कहते हैं बाबू? अध्ययन के इकाई को सिलेबस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टेंस का अध्ययन करते हैं, टेंस चैप्टर आप पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो ये सब चैप्टर के नाम हुए और यही सब सिलेबस में आ जाते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा किया जाए तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बराबर सिलेबस। सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई भी तुमसे कहे कि सिलेबस क्या है, किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको सिलेबस पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे चैप्टर का नाम या लेसन का नाम या टॉपिक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 12th पढ़ रहे हैं और कोई कह दे कि 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, दैट मीन्स आप समझिए कि 12th इंग्लिश का हम क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या लेसन पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो सिलेबस का कॉन्सेप्ट सिंपल याद रखिए, चैप्टर, लेसन या टॉपिक नेम, इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। या डिफिनेशन के बेस से अगर जानना चाहते हैं तो याद रखिए ए यूनिट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। अध्ययन की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग पैटर्न पर। कहाँ आते हैं? पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं? व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न क्या है? तो डिफिनेशन है द वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस इज कॉल्ड पैटर्न। किसी सिलेबस से प्रश्न पूछने के तरीका को पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चैप्टर पढ़े टेंस, चैप्टर पढ़ लिए वॉइस या चैप्टर पढ़ लिए नरेशन। अब इस चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा? हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ दे, हो सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में पूछ दे, या उसे डिफाइन करने के लिए कह दे। तो ये सब प्रश्न पूछने के तरीके हुए और इसी तरीके को हम लोग पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरीके को हम लोग पैटर्न कहते हैं। तो हम लोग पहले जान गए कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। सिलेबस क्या होता है एक बार फिर से सुनेंगे। सिलेबस का मतलब हुआ चैप्टर का नाम, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने नंबर का पूछेगा, वो हो गया आपका सिलेबस। और उस चैप्टर से कैसे पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछेगा या चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में पूछेगा, जो उसका पूछने का तरीका होगा वो हो जाएगा उसका पैटर्न। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 11th और 12th के इंग्लिश में क्या सिलेबस और पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस एंड पैटर्न फॉर क्लास 12, फॉर याद रखिए क्लास 12 ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश फॉर आईएससी, आईए एंड आईकॉम। तो देखिए जो बच्चा साइंस के हैं या जो बच्चा आर्ट्स के हैं या जो बच्चा कॉमर्स के, ये तीनों के लिए सेम है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों को समझना है। ऐसा नहीं कि साइंस वालों के लिए अलग अंग्रेजी है, आर्ट्स वालों के लिए अलग अंग्रेजी है और कॉमर्स वालों के लिए अलग अंग्रेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों के लिए सेम है। ठीक है,
वही इंग्लिश पढ़ना है जो साइंस को पढ़ना है, जो आर्ट्स को पढ़ना है और जो कॉमर्स को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखिए बता रहे हैं, टोटल जो अंग्रेजी आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? टोटल इंग्लिश जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और इसी 100 नंबर के लिए आपको जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के तरफ से जो टाइमिंग आपको अलाउड किया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है। ये 3 घंटे 15 मिनट के अंदर में आपको पेपर सोल्व करना होता है। और इस 3 घंटे 15 मिनट में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा, किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। जैसा कि देखिए, हम बता दें आप लोगों को कि जो 100 मार्क्स इंग्लिश है उसे बिहार बोर्ड जो है 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। जो आपका एग्जाम होगा 2 पैटर्न पर होगा, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और एक आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के, तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 50 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का रहेगा और सब्जेक्टिव आपको जो रहेगा वो भी 50 नंबर का रहेगा। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे 50 नंबर के, लेकिन क्वेश्चन की संख्या की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की संख्या 100 दिया जाएगा। फिलहाल जो वर्तमान में अभी जो 26 में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है वो इसी पैटर्न पर हुआ है, 27 में भी आगे यही पैटर्न है। अगर इन केस 2027 का पैटर्न अगर चेंज करती है बिहार बोर्ड तो आपको लास्ट में या जब भी चेंज करती है मैं उसका अपडेट आपको जरूर दूंगा। फिलहाल रिसेंटली अभी तक का ये पैटर्न चल रहा है कि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे वो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 100। लेकिन इन 100 में से कोई आपको 50 सोल्व करना है। टोटल आपको 50 ही बनानी है, क्योंकि आपको 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा। क्या ग्रामर से पूछा जाएगा या बुक से पूछा जाएगा? डेट मीन्स क्या खाली ग्रामर से रहेगा या बुक से, दोनों से मिला कर रहेगा? तो मैं बता दूं कि देखिए यहां पर आप लगा हुआ है, देखिए ग्रामर से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। ग्रामर से कितना क्वेश्चन रहेगा? 60 क्वेश्चंस आपको ग्रामर से दिए जाएंगे एंड 40 क्वेश्चन आपको लिटरेचर से दिए जाएंगे, ठीक है। जो इंग्लिश का किताब जो आप लोग को पढ़ना है रेनबो 2, बुक का नाम भी याद रखिएगा। जो बुक आप लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, रेनबो 2 12th में पढ़ना है। और इसी को हम कह दे रेनबो फर्स्ट की बात कर दे तो ये 11th में पढ़ना है। ये कहां पढ़ना है? 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो किताब से, इंग्लिश के किताब से टोटल 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ग्रामर से जो है टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? तो 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए दोनों को जब हम ऐड करते हैं 60 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन, टोटल को जब ऐड करते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन देगा 100, सोल्व करना है 50। सोल्व कितना करना है? 50। क्वेश्चन 100 रहेगा, बनाना 50 रहेगा। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 60 क्वेश्चन अगर ग्रामर से देगा तो हम खाली ग्रामर का ही अगर हम 50 बना दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एक और डाउट होगा, सर अगर हम खाली किताब से ही अगर 40 बना दे तो दिक्कत है? दिक्कत है, क्योंकि आप 40 ही बनाए हैं, 10 क्वेश्चन और बनाना पड़ेगा जिसके लिए आपको ग्रामर में आना पड़ेगा। या फिर दोनों से मिला के बना लीजिए, चाहे तो खाली ग्रामर से 50 बना तो ठीक है, लेकिन खाली अगर आप लिटरेचर से बनाते हैं तो 50 नहीं ना पूरेगा ना, 40 क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन के लिए तो आपको ग्रामर सेक्शन देखना पड़ेगा। तो ग्रामर से लीजिए 10 क्वेश्चन, 40 इधर से हो जाएगा, 10 इधर से हो जाएगा 50। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि जितना इधर से बनता है उतना इधर देख लीजिए, अब बाकी जो घटता है वो इधर से देख लीजिए, तो टोटल मिला के 50 कर लीजिए। एनी हाउ आप जान लीजिए कि चाहे जैसे भी कीजिए 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया कि देखिए 100 मार्क्स इंग्लिश, इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव को ही पुनः 2 पार्ट में तोड़ा गया है, ग्रामर में और लिटरेचर में। अब हम लोग जानते हैं ग्रामर सेक्शन एक एक करके देखेंगे। ग्रामर में जो 60 क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, किस चैप्टर से आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर का आएगा। फिर हम लोग लिटरेचर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर हम लगाए हुए हैं ग्रामर के लिए, ठीक है। तो ग्रामर की हम बात किए थे कि ग्रामर से टोटल 60 क्वेश्चन दिया जाएगा। उन 60 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है लगाया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कहां से लग गया? देखिए ध्यान दीजिएगा,
तो ग्रामर से टोटल कितना है 60 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये 60 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए लगा हुआ है पहला चैप्टर, यहाँ टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। हमको इन 60 क्वेश्चन कहाँ से दिया जाएगा, जो इंग्लिश में 60 क्वेश्चन जो ग्रामर से दिया जाएगा, उस ग्रामर के हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल में क्या जानना है, ए के बारे में, एन के बारे में और द के बारे में। मेनली हमको यही जानना है ए एन द के बारे में, क्या क्या, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, इस बेस पर आपका क्वेश्चन रहेगा। डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि पूछ देगा व्हाट इज आर्टिकल एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल दिस दैट, ये सब नहीं, ओनली यूज से पूछा जाएगा, ठीक है। आपको यूज जानना है कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, साथ में ये भी याद रखना है कि कहाँ नहीं करते हैं। चलिए अब बात उठता है कि सर क्वेश्चन कितना दिया जाएगा। तो जब आप पूरा आर्टिकल चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इससे जो बिहार बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछता है 2 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 4 क्वेश्चन। सारा यहाँ पे लगा हुआ है कि देखिए चैप्टर नेम है, आर्टिकल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ए एंड द पढ़ना है, और इससे कितना, तो 2 से 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर देखिए, सेकंड जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है सिंटेक्स। सेकंड चैप्टर क्या जानना है, सिंटेक्स, ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स के कुछ अलग अलग नाम है, इनके कुछ और भी नेम होते हैं। इसी को कॉनकॉर्ड भी कहते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी लेसन का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, इसको सिंटेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और अपने आप में देखा जाए तो ये ग्रामर का थर्ड काइंड्स भी होता है, जैसे ग्रामर का 5 भेद होता है, जिसमें अपने आप में एक भेद होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें मेनली आपको पढ़ना है सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। जैसे सब्जेक्ट होते हैं तो कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सब्जेक्ट जो है आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, ये देखना है। फिर वर्ब में देखना कि कौन ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर वर्ब हैं, कौन ऐसे वर्ब है जो प्लूरल वर्ब हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो हमको इन तमाम को जानना है, क्योंकि सिंटेक्स एक सिंपल रूल होता है। इस सिंटेक्स सीधा कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप कब कर पाइएगा, जब जानिएगा तब ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, प्लूरल वर्ब कौन होते हैं। और कभी कभी इसका एक्सेप्शनल भी चलता है, अपवाद भी होता है। सब्जेक्ट तो सिंगुलर रहता है मगर वर्ब प्लूरल रहता है। कभी कभी देखिएगा कि प्लूरल वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जा रहा है। इन तमाम बातों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो 8 से 12 क्वेश्चन, समझ सकते हैं। 8 से 12 क्वेश्चन जो है आपको सिंटेक्स चैप्टर, दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं तीसरा नंबर चैप्टर पे। तीसरा जो चैप्टर आपको पूछा जाएगा वो है टेंस। क्या है, टेंस। ध्यान दीजिएगा, देखिए टेंस अंग्रेजी में एक टेंस बहुत ही फेमस चैप्टर है। शुरू से लेके जब तक पढ़िएगा अंग्रेजी पढ़े और टेंस का नाम ना सुने, इसका मतलब आप अंग्रेजी ही ना पढ़े हैं। तो टेंस में बहुत तरह से पढ़ना होता है। जो 12th और 11th में पढ़ना है वो टेंस का हमको देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश पहचान पढ़ना है। कौन पहचान, इंग्लिश पहचान। जैसे मान लीजिए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ते हैं तो बचपन से आप लोग हिंदी पहचान याद करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, वो कलाएगा, इसे इसे करके आप पूरा रटते हैं, तो वो हिंदी पहचान है। और उसके लिए स्ट्रक्चर याद करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऐसे वैसे करके, तो वो हिंदी पहचान है। लेकिन जो यहाँ 11th-12th में पढ़ना है, इंग्लिश पहचान पढ़ना है। कौन सा पहचान पढ़ना है, इंग्लिश पहचान। अब जैसे इंग्लिश पहचान में कैसे करना है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा सिंपल, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आई डैश 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 देयर नाउ। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसको देखना है कि कौन टेंस का है। देखिए इसमें कोई हिंदी का पहचान लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, लेकिन इंग्लिश का इसमें पहचान लगा हुआ है। ये जो नाउ वर्ड है ये डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये कौन टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड रहता है, इंग्लिश में आपको कोई वर्ड दिया हुआ रहता है जिस वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन टेंस का है। उसके बाद आप उस टेंस में भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं कि हाँ इस टेंस में क्या बढ़ाता है, इज एम आर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, वो देखते हुए आप भर सकते हैं। तो जो टेंस का इंग्लिश पहचान है उससे पूछेगा। यहां से क्वेश्चन कितना पूछेगा बाबू, तो आपको यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है आपका चौथा नंबर जो चैप्टर है वो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब का एक काइंड होता है। जैसे टोटल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना होता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत एक वर्ब चैप्टर पढ़ना होता है। उस वर्ब चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट होता है क्या जी, यूज हमको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जानना है।
टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या की अगर हम बात करें, जैसे टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें स्पेशली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, तो उसकी संख्या आपका 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। लेकिन प्योर मॉडल की अगर हम बात करें तो प्योर मॉडल की संख्या 10 ही है। कितना है? 10, क्योंकि 3 तो सेमी मॉडल हो जाते हैं, डेयर, यूज्ड टू और नीड, बाकी बचा 10। अब 10 के लिए ट्रिक भी आप लोग को हम देते हैं, जिससे जितने भी चैप्टर देख रहे हैं ना, इन तमाम चैप्टरों को शानदार ट्रिक के अनुसार एकदम याद कराते हुए पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा है। ये क्लास 1 है और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से क्लास वाइज क्लास देते जाएंगे। आप यूट्यूब से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कहीं कोचिंग अगर आप नहीं जाते हैं, अगर आप गरीब हैं, किसी तरह से आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, तो आप घर बैठे बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन जाएगी, आप उससे वीडियो देखिए और अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपकी जो तैयारी है, उस तैयारी में आपका पैसा या किसी तरह का आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। ठीक है, ये सोनू सर का वादा है आप लोगों से। ध्यान से देखिए, अब 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसके एक बढ़िया सा हम सिंपल सा ट्रिक भी देते हैं कि मार काट से बाज में आओ। बोलते हैं कौन सी? कि मार काट से वाज में आओ। जैसे एम से बन जाता है मे माइट, सी से बन जाता है कैन कुड, एस से शैल शुड, डब्ल्यू से विल वुड, एम से मस्ट और ओ से आउट टू। ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इन्हीं का हमको यूज पढ़ना है। जैसे मे, यूज ऑफ मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं क्लास, ऑफिस या कहीं पर भी जाते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। अब परमिशन लेने में पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो सर बोलते हैं यस कम इन, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग को जानना है प्रयोग कि मे का प्रयोग कहाँ होगा, माइट का प्रयोग कहाँ होगा, कैन का प्रयोग कहाँ होगा, कुड का प्रयोग कहाँ होगा, एक एक करके तमाम का प्रयोग जानना है। जो चैप्टर है आपका यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इससे क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा आपसे? बिहार बोर्ड इससे जो पूछेगा 2 से 3 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, बहुत ही फेमस चैप्टर और बहुत ही आप लाजवाब चैप्टर का आप नाम सुनिएगा, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वॉइस। अभी जो हम बोल रहे हैं ये भी एक वॉइस है, ठीक है, वॉइस। लेकिन इस वॉइस को आवाज कहते हैं, इसको हम लोग वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब इस वॉइस को, जो चैप्टर को जो पढ़ना है 11 12 के साथ साथ, ये कंपटीशन तक का आपका साथ देगा। आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, या मान कि सीजीएल कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग कर रहे हैं, उन तमाम जगह पर आपको वॉइस का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, वॉइस से क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो आपको क्वेश्चन एक्टिव में दे दिया जाएगा और आपसे पैसिव बनाने के लिए कहा जाएगा, या हो सकता है कि पैसिव में दे दे और एक्टिव ऑप्शन करके दे दे, एक्टिव खोजने के लिए कह दे। तो मेनली एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, यही आपको वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वही कंपटीशन में आइएगा तो कॉमन एरर के रूप में पूछ दिया जाएगा। लेकिन 11 12 तक बाबू आपको एक्टिव दे करके पैसिव ऑप्शन में रहेगा, जो चुनना रहेगा, या हो सकता है मे बी कि पैसिव में रहे और एक्टिव ऑप्शन दे दे तो पैसिव से एक्टिव चुना रहेगा, ठीक है। इससे कितना क्वेश्चन रहेगा? तो 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे छठा नंबर चैप्टर देखिएगा, कंबाइंड सेंटेंस। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड या करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, कंबाइंड या करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है और आपको देखना होता है कि जो कॉम्बिनेशन किया गया है सेंटेंस का, वो सही है या गलत है। सही सेंटेंस को चुनना होता है, करेक्ट सेंटेंस को चुनना होता है। अगर आप चुन लिए तो सही है और नहीं चुन पाए तो गलत है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में देखना है कि सही वाला कौन है, गलत वाला कौन है। क्वेश्चन कितना रहेगा? 3 से 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा बाबू? 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपको कंबाइन या करेक्ट सेंटेंस से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है, देखिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11 12 के साथ साथ इन फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। फ्यूचर में नरेशन, ठीक है, जो चैप्टर है नरेशन, कौन सा चैप्टर है? नरेशन। नरेशन का एक अन्य नाम भी है, इसको स्पीच नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं, ठीक है। तो नरेशन में जो जानना है, मेनली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है नरेशन से, वो कैसे पूछा जाता है? तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा जाए। तो देखिए 2 तरह से हो जाएगा, या तो डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट कह दे, या इनडायरेक्ट देके आपको डायरेक्ट कह दे। क्वेश्चन कितना रहेगा? 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन। आगे देखिएगा तो एक चैप्टर होता है 8वां नंबर में हम लोग पढ़ना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है? यूज जानना है। जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इन है, एट है, ऑन है, अबव है,
बिलो है, अंडर है, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो इन तमाम प्रीपोजिशन का प्रयोग जानना है। इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एट का कहाँ पे करते हैं, ऑन का कहाँ करते हैं, बिलो का कहाँ किया जाता है, तमाम प्रीपोजिशन का हमको यूज जानना होता है। क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी के रूप में, और उसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा सही आंसर इसका होगा। और ये तभी कर पाइएगा जब आप प्रीपोजिशन का नॉलेज रखते हैं। अगर आप उसको बढ़िया से जानते हैं, याद रखते हैं, नियम प्रयोग आता है आपको, तब कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप लोग क्या है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको देगा बाबू वो है करेक्ट अस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्ट अस्पेल्ड वर्ड। देखिए करेक्ट अस्पेल्ड वर्ड क्या होता है, दो तरह का होता है, एक मिस अस्पेल्ड वर्ड होता है, एक करेक्ट अस्पेल्ड वर्ड होता है। करेक्ट अस्पेल्ड वर्ड में क्या है कि 4 आपको मीनिंग दिए जाएंगे ए बी सी डी के रूप में, ए बी सी डी। जैसे मान लीजिए देखिए वो हम सिंपल आप लोग को देते हैं। जैसे मान लीजिए ए में हमने दे दिया COLLEGE, बी में हमने आपको दे दिया COLLAGE, सी में हमने आपको दे दिया CAULEGE, और डी में हमने आपको दे दिया कि CAULAGE। और ये 4 मीनिंग दे करके आपसे हम कहेंगे कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। अब इसके लिए आपको स्पेलिंग करेक्शन पर पकड़ होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ए, कॉलेज, COLLEGE। कुछ लोग AGE वाला को अगर मार रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अच्छा ये होगा कैसे, रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा वर्ड का स्पेलिंग आपको याद। अब मान लीजिए एलिफेंट का आपको स्पेलिंग नहीं याद है, तो क्या आप एलिफेंट मार दीजिएगा। एलिफेंट का कौन सही ऑप्शन होगा, स्पेलिंग याद करना पड़ेगा ना। तो आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। अगर आप स्पेलिंग याद कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, इजीली सी बन जाएगा। और कितना क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट जो आपको पूछा जाता है वो है साइनो एंटो। अब कहिए सर ये क्या होता है सर साइनो एंटो। देखिए साइनो एंटो क्या है, इस शॉर्टकट फॉर्म में लिखा गया है। साइनो का पूरा नाम है सिनोनिम्स और इसका पूरा नाम होता है एंटोनिम्स। ठीक है, अब सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, इसका जानिए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द और इसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे कि समानार्थी, जैसे सूरज, तो सूरज को आप लोग दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, सूर्य कहते हैं, तो ये समानार्थी हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम विपरीतार्थी की बात करें, जैसे बोलते हैं ऊपर तो नीचे, आगे पीछे, गोरा काला, तो ये सब क्या होता है, अपोजिट कर लेते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश में जानना है, वो तो हिंदी हो गया ना, यह इंग्लिश में जानना होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। क्वेश्चन कितने बिहार बोर्ड आपको 11th 12th में देते हैं यहाँ से, तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बच जाता है, देखिए इतना तक के तो बिहार बोर्ड सेट करता ही करता है, मगर इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन बच जाता है तो कहां से सेट करता है, जनरल इंग्लिश से 5 से 6 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से। अब सर ये जनरल इंग्लिश कौन सा चैप्टर होता है, आज तक तुम सुने ही नहीं है जनरल इंग्लिश चैप्टर। तो जनरल इंग्लिश कहने का मतलब हुआ सामान्य अंग्रेजी। जो आप इतना चैप्टर जो आप देख रहे थे, इन चैप्टर के बावजूद कुछ सामान्य चैप्टरों से आपको क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेट कर दिया जा सकता है, रिमूव टू से सेट कर दिया जा सकता है, OWS। अब समझिए सर ORS का नाम तो सुने हैं, OWS क्या होता है, OWS का मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए कह दे कि ए पर्सन हु टीचेज इज कॉल्ड, और आपको ऑप्शन देगा डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, पेशेंट। अब आपको चारों में क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर टीचर हो जाएगा। कह कि एक व्यक्ति जो पढ़ाता है उसे कहा जाता है, तो अनेक शब्द हुए, इन सब को मिला के वो शब्द कह दिए शिक्षक, हुआ कि नहीं हुआ। तो इंग्लिश में देख के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी को OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑड वंस से दे सकते हैं। अब के सर ऑड वंस क्या होता है, ऑड वंस का मतलब होता है एक विषम को छांटना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 4 गो क्वेश्चन दे दें, जैसे मान लीजिए कि हम कह दे आपको एलिफेंट, ऑप्शन ए में कह दे एलिफेंट, क्या कह दे, एलिफेंट कह दे। बी में आपको हम जो है फॉक्स कह दे, सी में है जो आपको लायन कह दे, और डी में है जो हम काउ कह दे। डी में क्या कह दे, काउ। अभी चारों में आपको जो है एक ऑड चयन करना है। देखिए थोड़ा सा कड़ा कर दिए हैं, थोड़ा सा कड़ा किए हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा कि सर में ऑड कहाँ है सर। तो देखिए करना कुछ भी नहीं था, एलिफेंट, फॉक्स और लायन ये तीनों जंगल में निवास करने वाले हैं, जंगली हम कह सकते हैं। और ये काउ जो देख रहे हैं ये पालतू है, तो यही तो है विषम।
इन तीनों से कुछ अलग है कि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं ऑड वंस। क्या बोलते हैं? ऑड वंस। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बिहार बोर्ड कभी कभार दे देते हैं, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, बस खाली ज्ञान रखना है आपको, सामाजिक परिवेश का थोड़ा अपना अगल बगल का उस सब का ज्ञान रखिए, अगर रखते हैं तो ये सब क्वेश्चन इजीली बन जाता है, इजी पीजी से क्वेश्चन होता है। तो चलिए फाइनली आप एक बार फिर से नजर डाल लीजिए कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से है। चैप्टर क्या है? आर्टिकल पढ़ना है, सिंटेक्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, यूज ऑफ मॉडल वर्ब पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, कंबाइंड सेंटेंस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, जो कि चैप्टर इस तरीके से हैं। इन तमाम चैप्टरों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर मान लीजिए कि लगे सर बहुत ज्यादा ये सब चैप्टर हो गया सर, कुछ कम कर दीजिए ना सर, तो देखिए कुछ कम की बात करें तो हम बहुते कम नहीं करेंगे, लेकिन उतना कम कर देंगे जितना से आप 50 ऑब्जेक्टिव में 50 सही कर सकते हैं। तो सर कैसे होगा जल्दी बताइए, ताकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, चैप्टर आर्टिकल का चयन कीजिए, सिंटेक्स पढ़िए, टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, ठीक है। इतना चैप्टर पे आप तैयारी कम से कम रखिए, 5 चैप्टर पर। ये 5 चैप्टर पे अगर आप तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं, देखिए 10 चैप्टर में अगर 5 चैप्टर, तो कहीं कि क्या सर 5 चैप्टर से मेरा 50 को सही हो जाएगा? नहीं बाबू, ये 5 चैप्टर के बाद बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव में किताब से भी पूछता है, और किताब जो बुक है, लिटरेचर है, वो खड़े क्वेश्चन बन जाता है। कम से कम ग्रामर का 5 चैप्टर कर लीजिए और किताब पर एकदम बढ़िया पकड़ बना लीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये किसके लिए हुआ? ग्रामर के लिए। चलिए लगे हम आपको लिटरेचर को ही बताते हैं कि लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ आते हैं, देखिए ये लिटरेचर का स्लॉट लगा हुआ है। देखिए लिटरेचर जानिएगा ध्यान से, देखिए लिखा हुआ है बुक या लिटरेचर 40 मार्क्स, ठीक ना। 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन। अब देखिए इसके लिए आपको क्या है, जैसे इंग्लिश की किताब में 2 सेक्शन पढ़ने हैं, एक है आपका पोएट्री सेक्शन, एक है प्रोज सेक्शन। देखिए पोएट्री सेक्शन एक पढ़ना है। पोएट्री सेक्शन को हम लोग हिंदी में काव्य खंड कहते हैं। क्या खंड कहते हैं बाबू? काव्य खंड कहते हैं, जिसमें टोटल आपको 10 पोएम्स पढ़ने हैं। टोटल कितने पोएम्स पढ़ने हैं? 10 पोएम्स। सवाल उठता है कि ये 10 कविता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसके लिए कैसे तैयारी करना है। देखिए पोएट्री सेक्शन से 16 से 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपको सबसे पहले पोएम और पोएट का नाम याद कर लेना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे 10 कविता में पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में उनके लेखक कौन है याद रखिए। हो सकता है कि देखिए कविता का नाम दे दे और 4 ऑप्शन में कवि के नाम दे रहे हैं, या कभी कभी कवि के नाम देता है और नीचे 4 ऑप्शन में कविता का नाम दे रहता है। तो आपको कविता और कवि का नाम याद रखते हैं तो 1-2 क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, कविता का लाइन याद रखिए। जो भी कविता 10 गो पढ़ना है उसका लाइन याद रखिए, पूरा पोएम का लाइन से याद कर लीजिए। उन लाइन से क्या करेगा कि लाइन से देकर के आपसे पोएम नेम पूछ सकता है, या लाइन से देकर आपसे पोएट नेम पूछ सकता है। लाइन दे देगा और लाइन दे के कहेगा कि ये लाइन के कौन लेखक हैं, ठीक है, या लाइन दे करके और कहेगा कि ये लाइन किस कविता का है। जैसे मान लें कि आप 10 कविता पढ़े, उस 10 कविता में से किसी एक कविता का लाइन उठाएगा और लाइन देके क्वेश्चन हेडिंग बना देगा और कह देगा हैज बीन टेकन फ्रॉम करके नीचे में देगा क्या, तो कविता का नाम, आ कहेगा हैज बीन कंपोज्ड बाय आ करके देगा पोएट का नाम। तो इस तरह से पूछेगा। कितना पूछेगा? तो देखिए 5 या 6 क्वेश्चन याद रखिए, 5 क्वेश्चन पोएम नेम से पूछेगा और 6 क्वेश्चन पोएट नेम से, और बाकी जो बचता है इसमें पोएम का थीम्स याद रखिए। जैसे कोई भी आप कविता पढ़िएगा तो हर कविता का विषय होता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हर फिल्म का कुछ ना कुछ विषय होता है ना, तो उसका थीम याद कर लीजिए। और साथ ही साथ जो कवि के बारे में आप जो कविता पढ़े उस कविता में जो कवि हैं उनके बायोग्राफी याद रखिए, जीवनी याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि आप स्वीटेस्ट लव पढ़ते हैं जॉन डन का, ठीक है, जॉन डन का जन्म कब हुआ, उनका मरण कब हुआ, जन्म कहाँ में लिए, लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किए, कौन से उनको पुरस्कार मिला, और वो क्या क्या कि उनका वर्क क्या रहा, रचना क्या किए, मैंने क्या क्या लाइफ में किए, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती है। वरना पूरा लाइफ याद करने बैठ जाएगा तो फिर आपको याद नहीं होगा।
मेन मुख्य मुख्य चीज को हम लोग याद करते हैं कि हाँ ये कवि जो थे कब क्या किए, कितने ईस्वी में कहाँ गए, वो सब बातें याद रखी जाती है, वो उनका हो जाता है बायोग्राफी। जैसे मान ली उनको कब उनको सम्मानित किया गया, कब ग्रेजुएट किए, कहाँ से ग्रेजुएट किए, इन सब जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो जाती है, इसको हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा किसके लिए, तो ये हुआ पोएट्री के लिए। तो जिस तरह से आप पोएट्री में देखें कि पोएम, पोएट का नाम याद करना होगा, पोएम लाइन याद करना होगा, और पोएम लाइन से आपको पोएम नेम या पोएट नेम पूछा जाएगा, फिर पोएम का थीम्स दे करके पोएट का बायोग्राफी पूछा जाएगा या पोएम के थीम से पूछा जाएगा। तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेम इसी में 40 क्वेश्चन में अभी देखे हैं 16 से 18 क्वेश्चन जो कहां से रहेगा, पोएट्री सेक्शन से, और सेम आपका प्रोज सेक्शन से भी पूछा जाएगा। कहां से, प्रोज सेक्शन से। अब वो प्रोज सेक्शन से कहां है, तो देखिए आगे में दिया गया है, देखिए यहां पर हम लगाए हुए हैं प्रोज सेक्शन का। ठीक है, जो प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा, देखिए इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं प्रोज सेक्शन, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, टाइप एरर है, प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से भी देखिए सेम 16 से 18 क्वेश्चन, कितना दिया गया है बाबू, 16 से 18 क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको क्या याद करना है, तो जैसे आपको देखिए टोटल जो स्टोरीज पढ़नी है आप लोगों को 12th क्लास में, वो टोटल 11 स्टोरीज पढ़नी है। और उन तमाम स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम याद रखिए। जैसे पहला आपको स्टोरी जो पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। फिर आपको क्या करेगा, तो स्टोरी राइटर नेम याद कर लिया, स्टोरी का लाइन दे दिया जाएगा, और सेम वही कंडीशन जो आप देखे थे पोएम के लाइन में, स्टोरी का लाइन देके आपको स्टोरी नेम पूछा जाएगा कि ये स्टोरी का लाइन बताइए, ये स्टोरी के जो लाइन है ये कौन सा आपका कहानी का है, या फिर स्टोरी का लाइन देके कहानी नेम पूछेगा, या राइटर नेम आपसे पूछ देगा कि बताइए कि ये इनके जो है लेखक कौन है। और यहां से 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन। और फिर जो रहेगा स्टोरी के थीम्स से रहेगा। कोई भी कहानी पढ़िएगा तो कहानी में विषय होगा ना, किस चीज पर बात हुई है, क्या मुद्दा रही है, कहानी का क्या माने कि उसका विषय क्या था, क्या भाव था, उससे क्वेश्चन रहता है। और फिर साथ ही साथ राइटर का बायोग्राफी याद कीजिए। जैसे महात्मा गांधी है तो उनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किए, कौन से आंदोलन किए, क्या उनको सम्मान दिया गया, क्या उनको कहा गया, इन तमाम बातों को याद रखिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी थीम एंड राइटर के बायोग्राफी से। बाकी सुनिए, आपको जैसे देखिए कि प्रोज सेक्शन से रहा 16 से 18 क्वेश्चन, पोएट्री से भी रहा 16 से 18 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो ये 32 से 36 क्वेश्चन ही हुए, जबकि आपको हम बोले कि लिटरेचर से 40 क्वेश्चन रहेगा। तो बाकी 4 क्वेश्चन कहां चले गए, तो बाकी का जो 4 क्वेश्चन है वो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है, अंग्रेजी के इतिहास से। जैसे अंग्रेजी का अपने आप में एक इतिहास है, पढ़िएगा तो अंग्रेजी का एकदम शुरू लेवल से पढ़ना, जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो शुरुआत से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जानना है कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे एंग्लो सेक्सन ने मिलकर किए थे, कैसे जर्मनी पर आक्रमण किए, कैसे वो ब्रिटेन पर आक्रमण किए, कैसे ब्रिटेन का उपनाम इंग्लैंड दे दिए, और कैसे इंग्लैंड हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में लेकर आया और उसके साथ अंग्रेजी भाषा को लेकर आया, और कैसे भारत में एक व्यक्ति मैकाले था, जो मैकाले ने अंग्रेजी का क्या किया, पूरा क्षेत्र विस्तार किया, और इस तरह से हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ, और अंग्रेजी अपने आप में बटा भी, ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, यहाँ तक एलिजाबेथन एज में, और ऐसे करके जेकोबियन एज में बहुत सारे एज पढ़ने हैं, शेक्सपियरियन एज पढ़ना है। तो अंग्रेजी का अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा है, और वो इतिहास से आपको जो है 5-6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सके टोटल कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से, टोटल कितना देखे, 60 क्वेश्चन ग्रामर से और 40 क्वेश्चन लिटरेचर से। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के क्वेश्चन कितना हो गया बाबू, तो 100 क्वेश्चन, लेकिन आपको सोल्व कितना करना है, तो कोई 50 सोल्व कर दीजिए। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव इंग्लिश का, कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पढ़ना है, सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, और उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, आप लोग बढ़िया तरीके से बने रहिए। अब देखिए यहाँ सब्जेक्टिव का हम स्लॉट लगा चुके हैं, लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना, 12th इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, 11 12 दोनों के साथ में बात कर रहे हैं। ठीक है,
और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक ना। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मैं बारंबार बोल रहा हूं, आप इस CLC ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो या कोई वीडियो का लाइव हो तो आप पर नोटिफिकेशन जाए और इजीली से आप उसे पढ़ाई कर सके, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं किए हैं अभी तुरंत कीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर देखिए आपको मैं बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 11th पूरा 12th की तैयारी करवाई जाएगी, बिना 1 रुपये आपसे लिए, ठीक है। फ्री में सेवा देने वाले हैं, बिल्कुल क्लास के पैटर्न पर, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके, उन बच्चों के लिए जो बच्चे गरीब हैं या वैसे बच्चे जो दूर हैं, जो हमारे पास ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि ऑफलाइन क्लास भी मेरे यहाँ चलता है और उसका नाम जो है कैरियर लॉन्चर क्लासेस के नाम चलती है। कैरियर लॉन्चर क्लासेस जो कभेरी मोड़ पर है, और ये आपका ऑफलाइन क्लास की सुविधा यहाँ पे है। लेकिन आप घबराए नहीं, आपको लग रहा हो कि सर हम तो धनबाद से हैं, सर हम तो गया से हैं, सर हम तो पटना जिला से हैं, सर हम तो आरा से हैं, सर हम भोजपुर से हैं। आप कहीं से रहिए, बिहार के किसी कोने से रहिए या फिर इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी राज्य से रहिए, लेकिन खैर हम बिहार बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड की तैयारी अगर मान लीजिए किसी अदर राज्य में रह के कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। बाय द वे मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए आपको यहाँ पे जितना बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा सारे विषय का, इससे बेहतर कंटेंट पूरे YouTube चैनल पर कहीं नहीं दिया जाएगा। सबसे बेहतर कंटेंट के लिए CLC ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री में क्लासेस दिए जाएंगे, बिना कोई निःशुल्क, बिना कोई चार्ज के, ठीक है। आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब्जेक्टिव को लेके। सब्जेक्टिव आपको कितना रहेगा? 50 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 50 अंक का। जिस तरह से आप देखें कि ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट में तोड़ा गया, एक ग्रामर में और एक लिटरेचर में, ठीक है, वैसा ही सब्जेक्टिव को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक ग्रामर में और एक लिटरेचर में। देखिए ग्रामर से 30 से 35 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ देखिए बुक से 30 से 35 मार्क्स। अब जानना यह है कि सर सब्जेक्टिव ग्रामर इसमें कौन सा चैप्टर होता है? किताब तो समझ में आता है, लेकिन ग्रामर भी सब्जेक्टिव होते हैं क्या? डिफिनेशन पूछेगा क्या सर? तो जी नहीं, घबराएं नहीं, सटीक जानकारी देने वाले हैं। क्या पूछेगा? एस्से, नाम तो सुने होंगे, एस्से जिसको हम लोग बोलते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम निबंध लिखने के लिए कहते हैं। जैसे बचपन में आप लोग काऊ पर, एलिफेंट पर, तो आपको इतना छोटा छोटा नहीं देगा। अब आप लोग सीनियर हो चुके हैं, बच्चा नहीं है, आप बच्चा के चच्चा हो चुके हैं, तो आपको लेवल भी तो बढ़ेगा। अब मान लीजिए काऊ जैसा दे देगा, बच्चा हवा ऐसा देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखिए इससे आपको जो देगा 8 नंबर का, इसमें क्या करता है 4 से 5 आपको ऑप्शन देते हैं और उसी 4 से 5 ऑप्शन में किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है जो 8 नंबर के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इसके लिए अथवा में कोई विकल्प नहीं होता है, आपको इससे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं लेटर। ये दोनों एक साथ है, जानिए, लेटर और एप्लीकेशन। चाहे तो आप लेटर लिख दीजिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक ही बनाना है और ये 5 नंबर का आता है। ये आपको लेटर लिखने आता है तो लेटर लिख दीजिए, या एप्लीकेशन लिखने आता है तो एप्लीकेशन लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि लेटर भी लिखना है एप्लीकेशन भी लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं और एकदम बेस्ट जानकारी दे रहे हैं, बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देंगे। फिर भी किस तरह का डाउट होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पे, बढ़िया तरीके से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर यहाँ पर में दिक्कत है, पुनः हमको उसको क्लियर कीजिए, उसे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है, ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। आगे आइए, एक पैसेज दिया जाएगा। देखिए पैसेज या प्रेसिस, ये दोनों में से कोई एक ही बनाना होता है, दोनों में से कोई एक। पैसेज जो गद्यांश होता है, पूरा पढ़ करके पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ के नीचे में 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दीजिए, 1-1 नंबर का होता है। प्रेसिस का मतलब क्या होता है बाबू? तो इसका मतलब होता है संक्षेपण, पूरे को पढ़ करके उसी मैटर को शॉर्ट में लिखना होता है, तो उसी को हम प्रेशराइज कर देते हैं अर्थात प्रेसिस कर देते हैं, तो हो गया क्या चीज? संक्षेपण हो गया। तो पैसेज या प्रेसिस। आगे क्या होता है? ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन आपको देगा ऑप्शन में 8 गो, लेकिन कोई ट्रांसलेट करना है 5 गो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य की बात बताएं, या तो आप ट्रांसलेशन बनाइए या पोएम का मैचिंग बनाइए, दोनों में से कोई एक ही बनाइए, दोनों में से कोई एक। जरूरी नहीं अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो मैचिंग नहीं बनाइए, मैचिंग बनाते हैं तो ट्रांसलेशन नहीं बनाइए,
सबसे आसान बात है। अब कहिए सर तो ट्रांसलेशन कौन बनाएगा, मैचिंग बनाएंगे। ई मैचिंग क्या होता है सर, तो ई बुक सेक्शन का है। जो आप 10 कविता पढ़ना है ना, उन 10 कविता में से 5 गो कविता और 5 गो कवि का नाम देगा और उसी को मिलाने के लिए कहता है। ये सबसे आसान है कि नहीं है, ट्रांसलेशन से आसान है, क्योंकि 10 गो कविता कवि का नाम याद करना आसान है, और ट्रांसलेशन तो अनंत है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट क्या होता है, देखिए शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि लघु टिप्पणी करना, एक छोटा सा टिप्पणी देना। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कह दें कि आप आमिर खान पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आमिर खान पर शॉर्ट नोट का मतलब हुआ कि आमिर खान के बारे में ज्यादा नहीं, आप थोड़ा ही जानकारी दीजिए, मतलब 70 से 80 शब्दों में दीजिए। या कह दे कि सलमान खान के बारे में दीजिए, इन लोगों के बारे में छोड़िए ना, सोनू सर पर टिप्पणी दीजिए 60 से 80 शब्द में कि सोनू सर क्या है, नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा है, नहीं है, ये टिप्पणी करने के लिए आपको बता दे तो टिप्पणी कर सकते हैं। तो यहाँ जो टिप्पणी आएगा ना, वो क्या आएगा, तो आएगा टिप्पणी करने के लिए, नोट करने के लिए, कि शॉर्ट नोट करने के लिए कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी भारत की दूसरी भाषा है। अब इस पर टिप्पणी दीजिए आप, कैसे है, कैसे कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजी भारत की दूसरी भाषा है, या कहा जाएगा कि इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है विश्व स्तरीय भाषा है, भाई कैसे है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह के आपको टिप्पणी देने के लिए कहा जा सकता है, जो 5 नंबर के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एसे, लेटर एप्लीकेशन, पैसेज प्रेसिस, ट्रांसलेशन, शॉर्ट नोट, ये ग्रामर सेक्शन में हो गए। आगे आते हैं बुक सेक्शन में। देखिए पोएम मैचिंग 5 नंबर का पूछेगा। पोएम मैचिंग कहने का मतलब क्या हुआ, कविता और कवि का नाम दे देगा और मिलाने के लिए आपको कहेगा। दूसरा क्या पूछता है, स्टोरी मैचिंग, जो 11 कहानी आपको पढ़ना। देखिए इसमें 10 कविता पढ़ना है, याद रखेगा कि टोटल 10 पोएम्स पढ़नी है। यहाँ याद रखेगा कि 11 स्टोरी पढ़ना है। कितना स्टोरीज पढ़ना है बुआ, तो 11 स्टोरीज पढ़ना है। मैचिंग क्या रहेगा, तो एक तरफ में कविता और एक तरफ में कवि का नाम देगा, मिलाने के लिए कह देगा। एक तरफ में स्टोरी और एक तरफ में राइटर का नाम दे देगा, मिलाने के लिए कह देगा। पोएम का समरी, जो कविता आप पढ़िएगा तो कविता को समराइज करिए, संक्षेप में उसको उसके बारे में वर्णन कीजिए, क्या है उसका, मैंने कि तो उसको समरी कहते हैं, मैंने उसको मैंने कि शॉर्ट में लिखना होता है। आप जो भी पढ़े ना उसको संक्षिप्त में जानकारी दीजिए कि हाँ ये क्या है, नहीं इसमें क्या क्या पढ़े वो। तब पोएम का समरी होता है जो 5 नंबर का पूछता है, स्टोरी का समरी होता है जो 5 नंबर का पूछता है। आगे देखिए कविता जो आप पढ़िएगा, पोएम का लाइन दे देगा और उसको व्याख्या करने के लिए कह देगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन के बारे में आप पढ़े, देखिए लाइन को पकड़िए कि कौन सा कविता का है, तब एक्सप्लेन करेंगे, तब बोलेंगे द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 फ्रॉम पोएट्री सेक्शन एंड दीज लाइन्स बिलोंग टू द पोएम। पोएम का नाम बताएंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, ऐसे जो कविता का रहेगा उस कविता का हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लाइन को अपने बताएंगे कि हाँ इस कविता का है। आप पूरा बढ़िया से उस लाइन के बारे में फिर व्याख्या करेंगे कि इन द मैंने बोलेंगे इस तरह से कि द पोएट वांट्स टू टेल अस बाय दिस लाइन, माने इस लाइन के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं लाइन देखेंगे और उस लाइन के बारे में व्याख्या कर देंगे। तो वो होता है पोएम लाइन एक्सप्लेन, जो 4 नंबर का होता है। इसके लिए आपको क्या रहेगा, तो 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से कोई एक के बारे में व्याख्या करना है। स्टोरी में भी सेम वही बात है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दे करके 40 मत समझिएगा, 4 समझिएगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक व्याख्या करना होगा। अब पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये पूछता है बाबू 10 नंबर का, इसके लिए कोई अथवा प्रश्न नहीं है। 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है इंग्लिश में। अब कहिए सर ये कहां से पूछता है, तो देखिए यहाँ पर हम लगा चुके हैं नोट करके कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन देगा 10, बनाना है 5। कहां से देगा, तो इसके लिए पोएम से देगा 3 से 4 क्वेश्चन, स्टोरी से देगा 3 से 4 क्वेश्चन, और कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और लगे जान लीजिए, ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं इसमें से हम कुछ टिक कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 इधर से टिक किए, और एक 5 और एक 6। ये जो 6 क्वेश्चन जो हमें आप जो 6 चैप्टर जो टिक किए हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेक्शन बी में रहेगा, बिहार बोर्ड के सेक्शन बी में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इन 6 में से, इन क्वेश्चन 6 में से कोई 3 का जवाब ही देना है। तो सबसे बड़ी बात कि 2 गो आप मैचिंग बना लीजिए,
टू को आप क्या बना लीजिए, मैचिंग। अब आपके पास में देखिए ई ऑप्शन कट जाता है क्योंकि इसके अथवा में रहता है, तो अभी भी 3 ऑप्शन है, या तो आप शॉर्ट नोट लिखिए, या तो आप पोएम का समरी दीजिए, या आप स्टोरी का समरी दीजिए। तो इस तरीके से सटीक जानकारी हम दे चुके हैं कि कैसे क्या करें, किस प्रकार पढ़ें कि आप अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जानकारी लिए और इस प्रकार से आप तैयारी करते हुए चलेंगे। देखिए पूरी तरह से हम बता चुके हैं कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, और तब जाकर के आप यहाँ पर देखिए द एंड का मैसेज लगा हुआ है, लेकिन एक बार शॉर्ट में आपको हम बताते हैं, फिर से एकदम बढ़िया से एक बार देख लीजिए कि आपको जो इंग्लिश में देखना है, एक बार बढ़िया से फिर से हम बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे सटीक तैयारी करना है। तो इंग्लिश के हम बता दें कि एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा में इधर आपका क्या है, तो सब्जेक्टिव है, और इसी ऑब्जेक्टिव में भी एक ग्रामर पार्ट है, इधर में बुक पार्ट है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ बुक में जो 10 कविता है और 11 कहानी है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। 10 कविता 11 कहानी को अच्छे से याद कर लीजिए। और इधर ग्रामर की मैं बात करूं तो कुछ नहीं, आर्टिकल याद कर लीजिए और दूसरा सिंटेक्स याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सिंटेक्स याद कर लीजिए, तीसरा में टेंस याद कर लीजिए, चौथा में वॉइस याद कर लीजिए और पांचवा में नरेशन याद कर लीजिए। इतना कर लेते हैं तो आपका क्लियर रहेगा। 50 में आप 50 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। सब्जेक्टिव की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं, आप लोग एक लेटर पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं, लेटर क्यों, देखिए ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में आप लोग क्या करिए कि एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए, एक एप्लीकेशन एस देख लीजिए, क्या देख लीजिए, एस देख लीजिए। उसके बाद शॉर्ट नोट अगर देखते हैं तो शॉर्ट नोट देख सकते हैं, वरना ये छोड़ भी सकते हैं। शॉर्ट नोट अगर नहीं देखना है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो एक पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, पैसेज बनाने का कर लीजिए। इतना इधर हो जाता है। और इधर में अगर मैं बात करूं तो पोएम का मैचिंग देख लीजिए, पोएम मैचिंग हो गया, स्टोरी मैचिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई एक पोएम का समरी आप लोग याद कर लीजिए, पोएम या स्टोरी का समरी, या पोएम स्टोरी समरी नहीं याद करते शॉर्ट नोट याद कर लीजिए, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इतना तैयारी करिए, आपका अंग्रेजी कंप्लीट है। तो चलिए, आप लोगों को मैं पूरा जानकारी दे चुका हूं किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है, कैसे पढ़नी है। सारा सिलेबस एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यही आपको सिलेबस पूरा पढ़नी थी। ठीक है, यहाँ पे सारा हम सिलेबस पैटर्न की जानकारी दे चुके हैं। सिलेबस किसे कहते हैं, पैटर्न किसे कहते हैं, देख सकते हैं। 100 मार्क्स इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रामर से 60 क्वेश्चन, बुक से आपका 40 क्वेश्चन। कैसे कैसे है, तो ये ग्रामर का चैप्टर है, आर्टिकल है, सिंटेक्स है, टेंस है, मोडल वर्ब है, वॉइस है, कंबाइंड सेंटेंस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, स्पेल्ड वर्ड है, सिनोनिम, सिंड्रोनिम, जनरल इंग्लिश है। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे सब लगा हुआ है, 2 से 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 से 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्रामर का हो गया। आगे देखिएगा तो यहाँ बुक का दिया हुआ है कि इस तरह से पोएट्री सेक्शन का है, पोएट्री में कौन कौन क्या क्या है सब दिया हुआ है। फिर यहाँ देखिए प्रोज सेक्शन का दिया हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्रोज सेक्शन का दिया गया है, ये देख लीजिए। प्रोज सेक्शन के बाद आगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश देख लीजिए। फिर आप लोग सब्जेक्टिव की ओर रुख करते हैं तो ये सब्जेक्टिव का हो गया। और इसके साथ हम लोग फिनिश कर चुके हैं सिलेबस और पैटर्न की जानकारी को। और अगले क्लास में हम लेकर आएंगे पहला चैप्टर, और इस तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही, धन्यवाद।